नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में आज दिन तक स्वागत करती आ रही हूँ। आज फिर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे मेहमान यशपाल शर्मा जी की किताब चिराग में से हम जो कविता के बारे में बात कर रहे थे, उसका नाम है चमत्कार मानव वैज्ञानिक। आपने उसकी 2 कड़ियाँ सुनी, समझी और साथ में अमल भी की होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ इतिहास है। इतिहास हमारे जीवन को कहाँ तक लेके जाता है, आइए बात करते हैं इसकी एक और भाग से। यशपाल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। यशपाल शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी चमत्कारी मानव वैज्ञानिक जी इतिहास, जी। जहाँ तक मुझे लगता है ये इतिहास ही है, हम्म, और आप भी इतिहास के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम्म, आपकी आगे की पंक्तियाँ हैं इस प्रकार। हाँ पढ़िए। रोबोट, मोबाइल, रॉकेट, लोहा मानव है बनाए, टेस्ट ट्यूब बेबी देखकर जंगल उंगली दांतों तले दबाए, प्राणी नवजीवन निर्माता तेरे नित्य नए अनुसंधान, अनुपम तेरी हर रचना है, तुझसे हुआ है जन कल्याण, संघर्षत तू प्राणी हेतु अद्वित्व, खोज की नई कहानी, सुबह साई की खोजों से है आ रही अब नई रवानी, बम मिसाइल मानक विनाशक समाये बनाए सम्मान बनाए जा रहा। आपने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात की, हाँ। साथ ही साथ प्राणी नवजीवन के बारे में बात की, हम्म, अद्वितीय खोजों के बारे में बात की, जन कल्याण के बारे में बात की, और बम मिसाइल मानव विनाशक के बारे में बात की। ये तीनों चीजें कहाँ तक लेके जाती हैं एक मानव के जीवन को? देखिए कि दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ, जी जापान का युद्ध अमेरिका और इंग्लैंड के साथ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जापान गए। वहाँ की सरकार के साथ उन्होंने एक अनुबंध किया कि मैं आपकी इसमें सहायता करूँगा, इस युद्ध में मेरे देश के जो नौजवान हैं, सैनिक हैं, वो आपकी तरफ से लड़ेंगे। शर्त ये होगी कि आपको मेरा देश आज़ाद करवा के देना होगा। हम्म तो उन्होंने जो सेना बनाई उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का जब मैं इतिहास देखता हूँ तो कम से कम 76 से लेकर के 80,000 तक हिंदुस्तान नौजवान वहाँ पे मारे गए थे दूसरे विश्व युद्ध में। और उसके साथ ही साथ इतने ही आप कह लीजिए, इससे ज़्यादा जख्मी हुए होंगे, बेकार हुए होंगे। और कितना पैसा हमारा अंग्रेज़ सरकार जहाँ से लेकर के वो जहाँ से गई होगी, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोने की चिड़िया को उन्होंने खूब लूटा है और हिंदुस्तानियों की मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाया है। तो जब जापान की सेना के साथ भारतीय फौज उसकी तरफ से लड़ रही थी, जापान की तरफ से लड़ रही थी, तो इंग्लैंड को, गोरी सरकार को ऐसा लगा कि अब घुटने मुझे टेकने पड़ेंगे और ये हिंदुस्तान ही खाली नहीं करना पड़ेगा, जो इंग्लैंड के ऊपर भी जो काबिज हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो उसने अपने साथी अमेरिका को कहा कि कुछ ऐसा करो, आप तो नाक तक पानी आ गया है, डूबने वाले हैं। तो उस समय अमेरिका के पास एटम बम थे और किसी देश के पास नहीं थे, उसने पहले बनाए थे जी उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, जो दूसरे बहुत बड़े उसके शहर थे, जो लाखों की तादाद में जिनकी जनसंख्या थी, उसने बम फेंके, तबाह किया। जापान सरकार की कमर टूट गई। उन्होंने आत्मसमर्पण किया कि इस दिन 15 अगस्त को 15 अगस्त के दिन बिना शर्त के जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी फौजों ने कहा कि हम हारे हैं, आप जीत गए हैं। तो कई बार ये प्रश्न मैं अपने शिष्यों से पूछा करता था कि बेटा, क्या आप जानते हो
कि 15 अगस्त ही क्यों चुनी गई। पहले जो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1948 को देने वाले थे। जब माउंटबेटन यहाँ पे आया तो हिंदुस्तान की जो परिस्थिति इतनी डामाडोल थी, लोग इतने हावी हो गए थे सरकार के ऊपर कि उन्हें लगने लगा था कि हम जहाँ बच नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में जब उन्होंने इतने नरसंहार किए थे, लोग कहते यहाँ अंग्रेज पर मिलता है उसको मार करके मिटा दो। उन्हें कहा कि यहाँ पे ये हम बचने वाले नहीं हैं, जे अब छोड़ेंगे नहीं। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले, गांव में, शहरों में लोग जागरूक हो चुके थे। और शहरों में तो इतनी स्थिति इतनी खराब नहीं थी कि लोगों में संगठन था, जल्दी मिल सकते थे। किंतु जो गांव के लोग थे उनके ऊपर काबिज थे जमींदार। जमींदार जो थे, उनकी जो ज़मीनें थी, उनके बीच में जो वहाँ पे लोग थे वो उनकी ज़मीनों के ऊपर थे, वो उनके मुजारे थे, वो उनके दबा करके रखते थे कि इनमें से कोई हिले नहीं। जी। जैलदार की, सफ़ेद पोश की बड़ी बड़ी उनको पदवियाँ देते थे। और जो उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे वो थाने में जाते थे, कोई नहीं सुनता था। अंग्रेज कहते थे कि हमारा राज जो है वो बना रहना चाहिए, आप जो कहोगे, जो आप कहोगे वो देने को हम तैयार हैं। अंग्रेजों को दस्तूरियाँ डालियाँ दी जाती थी। जब भी किसी अंग्रेज अफसर ने तो उनकी आगवानी करते थे। सबसे बड़े दुश्मन तो वही थे, जागीरदार थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी को पीछे खींचा। अगर ये लोग भी अगर साथ दिए होते तो अंग्रेज कब का जहाँ से निकल गया होता। ये लोग उनको शेल्टर देते थे कि ये जो एरिया है, एरिया थे जगीरदारी प्रथा थी। एक एक आदमी के पास सैकड़ों हजारों की तादाद में ज़मीन थी। कई गांव का एक एक जो राजपूत था, जमींदार था, वो उसका मालिक था। और सबको उन्होंने दबा करके रखा होता था। किसी को मार भी दिया जाता, किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार किया जाता, जो मर्जी किया जाता। वो समझते ये हमारा हक है, ये हमारी प्रजा है, ये हमारे गली की मछलियां हैं, हम जो मर्जी नहीं करें। जी जी। रोकने वाला हमें कोई नहीं है। सरकार के पास रोना, जो सरकार तो है ही नहीं की। सिपाही थानेदार जो जितने थे, अहलकार सारे ही उनके थे, उनकी सुनते थे। क्यों? वो सरकार के पिट्ठू थे। वो नहीं चाहते थे अंग्रेज जहाँ से जाए। वो चाहते थे कि हमारी जो चौधराहट है, हमारा जो दबदबा है, हमारी जो जमींदारी है, ये कायम रहनी चाहिए। जी। अगर हमारी सरकारें, कल को लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र तो गरीब की बात करेगा। जी। लोकतंत्र तो उनको जो जमीन जोता है वही उसका माल होगा, वो कानून बनाएगा। हम कहाँ जाएंगे? ये लोग हमारे ऊपर काबिज हो जाएंगे, हम ऐसे नहीं होने देंगे। वो पूरी उनकी सहायता करते थे। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि लोगों ने इस बात को समझा नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं बात बड़े जिम्मेदारों की कर रहा हूँ, जी। जागीरदारों की कर रहा हूँ, जी। पैसे वालों की कर रहा हूँ कि उन्होंने जो गरीब दबे कुचले लोग थे उनको उठने नहीं दिया। हिंदुस्तान तो पीछे चला गया। जी। तो हिंदुस्तान 15 अगस्त को जो डेट थी, इसीलिए 15 अगस्त रखी थी। ये उनका अंग्रेजों का अहम था कि इतना बड़ा जो साम्राज्य था, जापान इतना शक्तिशाली देश था, उसके हमने घुटने 15 अगस्त को टिकाए थे। अगर हम आज़ादी दे रहे हैं तो अपनी खुशी के साथ दे रहे हैं 15 अगस्त को कि लो हम एहसान करके आपके पास जा रहे हैं। किंतु डेट कौन सी है? 15 अगस्त ही है। जी उनका एक अहम था। तो राष्ट्र बन रहे हैं। जी। मोबाइल हैं, रॉकेट हैं, लोहा मानव ने बनाया हुआ है। लोहा देखो, लोहे का सब कुछ बन रहा है। वो लोहा जिसके हल बनते हैं, जिसके और औजार बनते हैं, उसी लोहे को थोड़ा रिफाइंड करके उसी के राकेट बना दिए हैं। और हमारे अब्दुल कलाम जी हमारे वैज्ञानिक हुए हैं। मैं उनकी एक पुस्तक पढ़ा था, उड़ान। जी। तो उड़ान में वो लिखते हैं कि मेरे पिताश्री जो बड़ी बड़ी कश्तियाँ होती हैं समुद्र के बीच में, वो बनाने वाले थे। और साथ में कहते हैं कि वो बड़े दानी कल्याणी वाले, कि जिसी को लगता है कि जो बच्चा कोई रोता है, जैसे बाहर की कोई ऐसी जैसे हम कहते हैं कि किसी ने कर करा दिया है, वो गंडा तबीज़ भी बनाते थे
किंतु थे बड़े बोले वाले और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। कहते कि मेरे घर के सामने मंदिर भी था और मस्जिद भी थी, हम्म, तो मैं बच्चों के साथ मंदिर भी जाता था मस्जिद भी जाता था। और मस्जिद भी जाता था। उनकी समदृष्टि देखी मैंने, उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया जो ये लगे कि इसमें कट्टरता है। विशाल हृदय के थे। कहते मैं क्या बनना चाहता था, मैं कुछ और बनना चाहता था। कहता एक इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू थी मेरी, तो मैं शायद पायलट बनना चाहता था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। कहता ईश्वर के खेल देखो निराले होते हैं। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू थी वो ऐसा कुछ हुआ कि मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो सका, मैं वो नहीं बन पाया। किंतु उसके बाद फिर मैं डॉक्टर की तरफ आ गया, मैं साइंटिस्ट की तरफ आ गया। कहता मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अब मेरी बहन ने जो गहने बेच करके मेरी जो एडमिशन फी थी वो भरी थी। और हम इस राष्ट्रपति को, अब्दुल कलाम जी को, जी मिसाइल मैन कहते हैं। जी, और उन्होंने कैसे इसे विकसित किया ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, कि रात रात भर जा करके साइकिल के ऊपर वो उसके हिस्से लेके जाते थे। वो समय था, हिंदुस्तान के पास पैसा कहाँ था। जब देश आज़ाद हुआ तो हर जगह विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, और चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा था, आसमान के क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ था। बात हर पैसे से होती है। जैसे जैसे भारत के नेताओं ने इस देश में विकास करना शुरू किया तो वैज्ञानिकों को भी आगे बढ़ाया कि भाई तुम ऐसी खोजें करो, चाहे कृषि का है, चाहे चिकित्सा का है, चाहे विज्ञान का है, चाहे कोई भी है, इससे आगे बढ़ाइए ताकि लोग हमें ये ना कहें कि जे बाबा आदम के ज़माने के लोग हैं। जे भारत अगर धर्म गुरु है, अध्यात्म ज्ञान में सबसे आगे है, तो जो विज्ञान में भी आगे चलना चाहिए। और पहला जो हिंदुस्तान ने आर्यभट्ट नाम का जो रॉकेट था वो चंद्रमा के ऊपर भेजा था, क्योंकि पहला वैज्ञानिक जो है वो आर्यभट्ट ही था हमारा। वो हमारे जब हम पुस्तकों में देखते हैं तो आर्यभट्ट का नाम का एक वो विज्ञान का नाम दिया जाता है, उसके नाम के ऊपर इन्होंने भेजा था। और आज इन्होंने कि ऐसी तकनीक तैयार की, ऐसा रॉकेट तैयार किया कि दुश्मन की आने वाली मिसाइल को भी ऊपर से 300 किलोमीटर से ऊपर ही मार कराने वाली है। और एक निगरानी करने वाली एक ऐसा सैटेलाइट ऊपर भेजा है, अगर कोई चिड़ी भी पंख हिलाती है तो वो सैटेलाइट में आ रही है, और जहाँ पे उसकी सूचना मिल रही है, कहीं पे कोई हरकत हो रही है सीमाओं के ऊपर, वो सैटेलाइट बता रही है क्या होने वाला है, दुश्मन की फौज कहाँ है, ये क्या क्या करने वाले हैं। तो ये विज्ञानों का चमत्कार है। और एक बात और, स्त्री को हम पर्दे में रखते थे। जी, स्त्री जब भी घर में आती थी तो इतना लंबा घूंघट होता था, मैंने अपने घरों में देखा। अभी भी कई कई गांव में ऐसा है, वो जो कुछ ये प्रथा अभी तक हटी नहीं है। नहीं हटी, नहीं पता क्या, जो इलाके विकसित नहीं हुए कविता जी, जी, वहाँ पे चीज़ है। मेरी बीबी वो कश्मीरन थी, तो वहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं थी, किंतु मेरे बाप ने ये शर्त रखी थी कि तुम्हारी लाड़ी आएगी और घूंघट निकालेगी। मैंने उससे बात की कि भैया देख लो, ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये घूंघट ने भाई ये निकाल सकती हो तो मेरी हाँ है, नहीं निकाल सकती तुम्हें घर के जो कायदे कानून हैं तुझे वो मानने पड़ेंगे। बेशक तो एक टीचर की बेटी है, जो भी है, किंतु जो मान्यताएं हैं वो तुम्हें करनी ही होंगी, जो हमारे घर के रीति रिवाज वो तुझे करनी होंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो एक पर्दा होता ही है। जो डोगरे इलाके हैं उनमें आज भी है। तो जी, मेरी बहुएं आई, मैं अपनी पत्नी को चिढ़ाता था कि मेरी बहू आएगी, मैंने तो पर्दा करवाना ही है, तो मुझसे चिढ़ जाती थी ये कैसे हो सकता है। मैं कहता चलो जैसे तू कहेगी वैसे ही सही। किंतु वो बहुएं देख ही नहीं पाई। वो बड़े बेटे की शादी मैंने 2006 में की, और छोटे की मैंने 2010 में की मैंने। तो जो मेरी बहू है बड़ी, श्रीमती अंबिका शर्मा, वो भी कश्मीरन है। वो
जी। और देखो मैं एक टीचर हूँ, और वो लॉर्ड डक्टा ऑफ द JNK की बेटी है। तो जब आई तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, वो आई है वो ठीक है, बहू और बेटी में क्या फ़र्क है। तो हम उन्हें, अपनी बहुओं को, बेटी का प्यार भी देते हैं और एक ससुर का प्यार भी देते हैं, बेटी का भी और बहू का प्यार भी देते हैं, सास का प्यार भी देता हूँ और एक ससुर का प्यार भी देता हूँ। विश्वास है गाड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा मान सम्मान हमारा होता है। आज हमारी जो बहुएं बेटियां हैं वो आज वैज्ञानिक हैं, वो आज डॉक्टर हैं, कृषि के मामले में हैं, काफी तरक्की। और जो हमारे फाइटर हैं, फाइटर जहाज हैं, उनके बीच में भी पायलट हैं वो। जी जी एक बड़ी अच्छी बात है। जी। और तो और समय ने कैसा पलटा हमारा, पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि समय जीवन धारा में कितना परिवर्तन है जी कि नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं, और लंका में भंडार नायिका रही है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ है, इसी तरह की और भी कई देश हैं, जर्मनी की भी लेडी है। तो नेतागिरी में भी ये लेडीज आगे आगे चली हैं, जी विज्ञान में भी आगे चली हैं, जी। और चिकित्सा विज्ञान में भी आगे चले हैं, कृषि में भी आगे चली हैं। हम्म। आज नारी जो है, और विजेंद्री पाल, वो हिमालय पर्वत की जो चोटी है एवरेस्ट, उसके ऊपर उसने फतेह किया था। आज IAS PCS, आज हमारी बहू बेटी हैं, और बड़े बड़े जो ओहदे हैं IPS उनके ऊपर बैठी हैं। और आज नारी जो है वो पुरुष के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रही है, किसी के क्षेत्र में पीछे नहीं है। मेरी एक शिष्या सुनीता 10वीं में पढ़ती थी, दलेर थी, और मुझे आज भी उसका रोल नंबर याद है, 11 रोल नंबर था उसका। जी तो यहाँ पे जब वो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो मैं इंचार्ज होता था, तो एक नाटक करता था, वो नाटक बड़ा प्यारा करती थी। मुझे पता चला कि वो BS में भर्ती हुई है और अब ऑफिसर है, जी मिली तो वो नहीं, जी किंतु नाम भी याद है, उसका रोल नंबर भी याद है मुझे अभी तक। एक फ़ख्र है जी कि आज सीमाओं की जो रक्षा है जी। वो हमारी बेटियाँ, जो शिष्याएँ बहुएँ कर रही हैं, और उसके साथ साथ जनन क्रिया में भी वो सहयोगी हैं, वो अपनी बच्चियों को जन्म दे रही हैं, बेटों को जन्म दे रही हैं, आने वाली पीढ़ियों के भी के जो पीढ़ी है वो भी उनको बना भी रही हैं। हाँ बना रहे ये एक हैं। बड़ी एक खास चीज़ देने वाली है। आप बात कर रही थी टेस्ट ट्यूब शिशु की। जी मैं आपसे अभी पूछने ही वाली थी, टेस्ट ट्यूब बेबी देखकर जग उंगली दांतों तले दबाए। कौन मानता था कि टेस्ट ट्यूब बेबी होगा कभी? कोई कहता था कि तुम पागल हो गए हो, कोई ट्यूबों में बच्चे पैदा होते हैं। मगर चिकित्सा विज्ञान ने ये करके दिखा दिया कि शिशु हम ऐसा पैदा कर सकते हैं, और करके दिखाए हैं। और वो चीज़ कि बांझ औरत कहते कि ये तो बांझ है यार, जो तो बच्चा नहीं जन्म करती, इसे करना क्या है। आज ऐसे ऐसे इलाज हैं कि जो बहू बेटी है वो गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है, और घर में किलकारियाँ गूंजती हैं, और जो माँ बाप हैं वो खुश होते हैं कि हमारे घर में एक नया नन्हा शिशु आया है, जो कुदरत की एक अनुपम उपहार आया है। आज टेस्ट बेबी भी हो गए हैं, ये भी उनका एक बड़ा तगड़ा चमत्कार है, जिससे मानने को काल को तैयार नहीं होता था। आप मोबाइल की बात करते हैं, मैं सन 65 की बात करता हूँ, सन 71 की बात करता हूँ। तो उस समय जो मेरा एरिया था नरोड़ जाम सिंह वाला, जंगल बड़े थे, वहाँ पे वृक्ष बड़े होते थे। जी तो किसी ने कहना कि वहाँ पे एक जासूस वायरस करता हुआ पकड़ा गया। वहाँ जासूस वो ऐसा वो OP था, वो जी वो जासूस ऊपर चढ़ा था, उसे पकड़ा गया। वायरलेस होती थी, वो पीछे अपनी आर्मी को वो सेंड करता था मैसेज, यहाँ क्या है क्या नहीं है, छुप करके। अच्छा। आज एक एक आदमी के पास मोबाइल रूप में कितनी वायरलेस है। जी 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 जी। और टेलीविज़न की बात, जिस सन 70 की बात है, जब मैं गुरदासपुर में गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में मैं अध्यापक लगा, तो यो हमारा मान्यता प्राप्त स्कूल था, महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल। तो उसका जो मैनेजर था
महेंद्र पाल। तो उसके घर में मुझे काम मिला, उसके बेटे को, उसके पोते को पढ़ाना था। तो उस समय मुझे 30 रुपये, उन्होंने कहा 30 रुपये तो आपको दूंगे। उस समय हमारी जो इंक्रीमेंट होती थी 4 रुपये होती थी, तो मुझे 30 रुपये महीने मिल रहे थे। मुझे हेडमास्टर ने बुलाया, यार छोटा एक बच्चा है, जश पढ़ा दो, 30 रुपये मिलेंगे। ये पैसा नहीं देते किसी को, क्या करना है तूने घर पे बैठ के, क्या करना है, 1 घंटा पढ़ाएगा। मैं ठीक है जी, मैं जाऊँगा। गया तो मुझे बताया गया कि ये टेलीविज़न है। मैंने पढ़ा हुआ, वो टेबल के ऊपर पढ़ा हुआ देखा मैंने, चलता नहीं देखा मैंने। तो बच्चा आ गया, फर्स्ट का बच्चा था। मैं उसे इंग्लिश का, हिंदी का, मैं उसे नॉलेज देने लगा। तो मुझे किसी ने पानी नहीं पूछा, ना चाय पूछी। जहाँ बाहर निकला, एक बड़ी ताज्जुब की बात है, मैं बाहर निकला तो उनका कुत्ता था, उसने उनको कुत्ता रखा था। तो सेठानी रामायण पढ़ रही है और वो नौकरानी को 1000 गाल दे रही है, तुम्हारा जे हो जे, तुम्हारा वो हो जे, कुत्ता भूखा है, इसको दूध डालो, जे करो वो करो। अच्छा, मतलब आपको उसे वहाँ पे ये महसूस हुआ कि एक जानवर के लिए इतनी है और मनुष्य के प्रति इतना मनुष्य के प्रति इतना उनमें जहर है या जहर है। नफरत है। मैं जैसे ही गेट के बीच में पहुंचा तो कुत्ते ने मेरी सारी पैंट फाड़ दी। जी। हैं? यहाँ पे हंसी इसलिए यहाँ पे हंसी इसलिए आ रही है कि आपका कहने का जो नजरिया है, जो तरीका है, क्योंकि मेरी पैंट फाड़ दी, पैंट फाड़ दी। शुक्र ये करो कि मेरे दांत नहीं लगे, जी अगर जी दांत लगते तो मुझे 12 जो टीके थे वो पेट में लगवाने थे मुझे। मैं क्या प्रभु तेरा शुक्र है, मैं टीकों से बचा, मैं टीकों से बचा। तो दूसरे दिन मैं पढ़ाने नहीं गया। मैं तो उसका टेलीफोन आ गया हेडमास्टर जी को, आपके मास्टर नहीं आए। उनको बड़ा अभिमान था कि जी हमारे स्कूल में जी मैं मैनेजर हूँ, तो वो उसकी हिम्मत क्या है कि ये मेरे पोते को पढ़ाने ना आए, हम 30 रुपये दे रहे हैं। तो मैं क्या किया, दूसरे तीसरे दिन मैं स्कूल गया। मैं जी कोई बात नहीं, मैं जवाब देता हूँ। पैंट बदली तो वो पैंट में जा कर के ना हेडमास्टर सामने के मैं रख दी। मैं जी ये देखो मेरी पैंट। कहता क्या करना है इसको, मेरे पास सुई धागा नहीं है जी, मैं सीना है। मैं जी बात तो सुन लो पहले बुरी। मैं उसके बच्चे की तरह था। जी वो जी हंस भी रहे थे और जी। मैं हंसा बात कर रहा था। मैं कहा जी मुझे किसी ने कोई पानी नहीं पूछा, हाँ कुत्ते ने आते समय मेरी बड़ी खातिरदारी की है, जी पैंट फाड़ दी। उनका चेहरा लाल हो गया, गुस्से में हो गया। इनकी ये बदतमीज लोग हैं जी। कहता तू वहाँ पे नहीं जाएगा, जो होगा मैं देखूंगा। या मैनेजर से बात हुई, उन्होंने कहा ये मैं ये किया, उसके इतने 100 रुपये की उसकी पेंट है जो तुम्हारे कुत्ते ने फाड़ दी है, हैं? उसके बाद इतनी पेंटें हैं, 223 पे तनख्वाह लेता है और 50 की उसकी पेंट फाड़ दी, रोज़ यही काम करेगा। तुम्हारे घर में कोई पानी पूछने वाला वही नहीं है, अध्यापक की ये कदर है आपके लोगों के घरों में। जी जी जी। तो जो मैनेजर था वो चुप हो गया, मैनेजर चुप हो गया। कहता बिल्कुल नहीं जाना, वो 1000 रुपये भी देंगे तब ऐसे बदतमीज लोगों के घर में नहीं जाना। और एक बात और बताने जा रहा हूँ, हमें तनख्वाह कि जब चेक बनते तो हेडमास्टर साहब हर बार पहली तारीख डालता। तो वो पता क्या करता, महीना तो बदलने से रहा, वो 1 का या 9 बना देता था या उसका 7 बना देता था मैनेजर। वो क्यों? इसलिए कि अध्यापकों की उनकी नज़र में अध्यापक थे ही कुछ नहीं। ओह अच्छा। वो अध्यापक समझ थे कि ये हमारे गुलाम हैं। अध्यापकों को तो उनकी नज़र में कोई मान था ही नहीं, अध्यापक थे क्या। वो 1 का या 9 बनाता था या 7 बनाता। जब वो साइन करके चला जाता तो हेडमास्टर पता नहीं उसे क्या क्या कहता था। कहता है हे परम पिता परमेश्वर, अगले जन्म में इनको हमारी जगह बिठाओ, अध्यापक बनाओ, इनको पता चलेगा कि 10 दिन के बाद जब तनख्वाह मिलती है तो आदमी पास होता क्या है। दुकानदार भी इनकार कर देते हैं जी। कि भैया तो 10 तारीख को नहीं, हमें 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 3 या 4 तारीख को पैसे चाहिए, तब तब हम इसे अगला राशन देंगे, तब हम अपना राशन देंगे। काम करेंगे। जी तो हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, मोबाइल दिए हैं। आज हम मोबाइल कॉल के ऊपर
दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए जो हमारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, दोस्त मित्र बैठे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। क्या बात है भाई, रोटी पानी खा लिया, ये तुम्हारा पोता है, ये पोती है, ये बहू है, जी सब बातचीत कर रहे हैं। हम्म ये उनका चमत्कार नहीं है तो और क्या है। हाँ, मोबाइल जेब में रखा है, जब चाहें हम बात कर सकते हैं अपने घर में बैठे हुए। मैं यहाँ ठीक हूँ, पापा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, बढ़िया हूँ। पापा आप कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, जैसा घर से आया वैसे तो हूँ। अच्छा भला सबको खाने को मिल रहा है, जी काम जी कैसे चल रहा है? भाई ठीक है। कविता जी हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो प्रश्न बड़े बड़े प्यारे करती है, मैं उसका जवाब देता हूँ। कितने बन गए जी मैं नहीं बता सकता भाई, आने के बाद बताऊँगा मैं। इतने बन गए हैं, आया जी तो इसीलिए हूँ मैं जहाँ। जी 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 सो ये जी विज्ञान के चमत्कार है, हर हम्म क्षेत्र में उन्होंने किए हैं। एक पुरुष ही आगे नहीं निकला है, एक नारी भी स्त्री आज, भी आगे नहीं। नारी भी आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में आगे निकली है। हम्म और नारी एक नारी एक शक्ति है। नारी सभ्यता की रेखा, जीवन रेखा है। हमारी बहु बेटियों से हमारी संतान बनती है, ये जीवन रेखा है जो जहाँ हमारी पीढ़ी के रूप में बच्चों को जन्म देती है और पीढ़ी को साथ अगले आने वाले जो भावी नागरिक हैं उनको तैयार करती है। सो नारी अब क्यों पीछे रहे? नारी अबला नहीं, नारी सबला है। ये सुनते समय अच्छा लगता है। आगे की लास्ट पंक्ति आपकी इस प्रकार है। तू हाँ। कर्मवीर है चिराग रूप, धन्य धन्य है तेरे नाम, जब तक मानव सत्ता शेष, विश्व गाएगा तेरे गान। ये आपकी अंतिम पंक्ति है। देखिए, ये चिराग है। चिराग का मतलब ये होता है कि चौमुखी विकास, ज्ञान की रोशनी हो। चौमुखी विकास का मतलब कोई ऐसा क्षेत्र ना रहे जहाँ पे भारत पीछे रहे। आज दुनिया के जहाँ दूसरे मुल्क हर क्षेत्र में आगे निकले हैं, हिंदुस्तान पीछे नहीं है। किंतु हिंदुस्तान की जो सभ्यता और संस्कृति है, यद्यपि जहाँ पे अनेक जातियाँ हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेकों रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, किंतु फिर भी जो एकता का सूत्र है वो एक है। गुलदस्ते में अनेकों फूल हैं, किंतु गुलदस्ते में सब एक जैसे हैं। जी ये जी एक भारत के गौरव की बात है कि भारत एक है। राष्ट्र प्रेम ने उनको बांध करके रखा है। इस धरती के प्रेम ने, हमारे पीरों पैगंबरों ने, ऋषियों मुनियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, एक आत्मज्ञान ने, एक मानवता ने, एक राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, शंकराचार्य ने, बाबा नानक ने, दशम गुरु दशमेश ने जो हमें इतने विचार दिए हैं, ऐसी राहें दी हैं मानवता की, उसने इंसान को हमारी सभ्यता और संस्कृति में बांध समेट करके कर रखा रखा है। हुआ है। जी तो ये भारत के गौरव की ही तो बात है। मैं जी दूसरे विदेशों के साथ अपने देश की तुलना नहीं करता। हमारा देश कहीं आगे है। कोई इसने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचा करके रखा है। दूसरे देशों के पास कुछ नहीं है, जो हमारे पास है वो अद्भुत है। जी, आपने इस कविता में इतना इतिहास बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतिहास के बारे में कुछ लोग नहीं जानते। जी हाँ। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अगली कविता में आपको जरूर हम बुलाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, इस कविता में हमने इतिहास के बारे में जाना। इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इतिहास नहीं जाना तो समझो दुनिया में हमने कुछ नहीं जाना। अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति।